हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, अभी तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि अव्यय क्या है तथा अव्यय के कितने भेद होते हैं, जिसमें से अव्यय के 5 भेद थे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात। उसमें से क्रिया विशेषण के भेद को हम पढ़ चुके थे। क्रिया विशेषण के 4 भेद थे: रीतिवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण एवं परिमाणवाचक विशेषण। सभी को हमने डील कर दिया था, सभी के उदाहरण के साथ, डेफिनेशन के साथ। सभी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी को डाउट नहीं है। अब है अव्यय के दूसरा भेद। दूसरा भेद क्या था? संबंध बोधक, जिसे प्रेपोजिशन कहते हैं। संबंध बोधक का मतलब क्या होता है? संबंध बोधक का मतलब होता है यानी संबंध बताने वाला, एक दूसरे का जो इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं, एक दूसरे से संबंध को बताता है, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। आइए उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा कहता है कि जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसका मतलब है, क्या कह रहा है? जो शब्द संज्ञा क्या हो गया? नाम, तथा सर्वनाम, नाम के जगह पे ये, मैं, तुम के साथ लगाकर उसका संबंध वाक्य को दूसरे शब्दों, अन्य मतलब दूसरे शब्दों के साथ जो ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। विद्यालय के बाहर बस खड़ी है। आपने देखा, एक दूसरे से संबंध जोड़ रहा है। क्या? विद्यालय एक स्कूल है और के बाहर क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया। बस खड़ी है यानी बस जो है उससे, विद्यालय से रिलेटेड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नदी के किनारे एक गांव था। अब क्या है? नदी क्या है? संज्ञा। एक गांव था, ये वाक्य है, एक दूसरे को वाक्य से जोड़ता है। के किनारे क्या हो गया? संबंध बोधक। यही है, यानी पूरे सेंटेंस में अगर हम लिखते हैं नदी डैश एक गांव था, क्या नदी अच्छा लग रहा है? नहीं। अगर हम संबंध बोधक का प्रयोग करेंगे कि नदी के किनारे एक गांव था, तो एक दूसरे वाक्य को यानी एक दूसरे शब्द को ये अटैच करता है, ऐड करता है, यानी एक दूसरे के संबंध को जोड़ता है। इसे ही हम संबंध बोधक कहते हैं। कबीर के पास मेरी पुस्तक है। कबीर क्या हो गया? नाउन। मेरी पुस्तक भी नाउन। के पास क्या हो गया? संबंध बोधक, यानी कबीर के पास मेरी पुस्तक है, यानी एक शब्द को दूसरे वाक्यों से यह जोड़ता है, उसे ही संबंध बोधक कहते हैं। क्लियर है? जब इनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है तब संबंध बोधक कहलाता है, लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है तब यह क्रिया विशेषण भी बन जाता है। जैसे विजया घर के भीतर खड़ी है, तो ये क्या है? ये है संज्ञा। क्या है? घर के भीतर खड़ी है। लेकिन अब इसको क्रिया विशेषण में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? विजया
भीतर खड़ी है। तो यहाँ हटा क्या, घर के, तो घर के जो है वह संबंध बोधक हो गया। ऐसे शब्द का प्रयोग जो है के, की, से आदि लगाने पे होता है, और जबकि क्रिया विशेषण का रूप में हम प्रयोग करते समय के, की, से आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। सिर्फ के और का की आपने इसमें फ़र्क देखा। ऐसे ही सेंटेंस को एक ले लेते हैं संबंध बोधक, जैसे राघव समीर से पहले आया। अब क्या है, राघव समीर दोनों नाउन है, संज्ञा है। अब से पहले क्या हो गया, संबंध बोधक, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम का यहाँ प्रयोग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम संबंध बोधक कहते हैं। लेकिन अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें तो उसी सेंटेंस, उसी वाक्य का हम एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो समीर पहले आया, यहाँ हटा क्या, से जो है यह संबंध बोधक को सूचित करती है, और समीर पहले आया इसका मतलब है कि समीर पहले आया यहाँ क्रिया विशेषण को सूचित करती है। चलिए अब है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद। फर्स्ट, स्थानवाचक, कालवाचक, दिशासूचक, साधन सूचक, विरोध सूचक, कारण सूचक, संबंध सूचक, तुलना सूचक, समानता सूचक। सबके एग्जाम्पल हैं स्थान सूचक के बाहर, भीतरी, के अंदर, काल सूचक, के बाद, के पहले, दिशा सूचक, की ओर, दिशा ध्यान दीजिएगा, दिशा दिखा रहा डायरेक्शन, की ओर तरफ, इधर उधर, साधनवाचक, के द्वारा, के सहार, पर कभी कभी बिना विभक्ति प्रसर्ग में भी इनका प्रयोग होता है, जैसे वह बाजार तक गया है। नेक्स्ट, कभी पीठ पीछे किसी की निंदा मत करो, ये प्रसर्ग हो गया, और कभी कभी विभक्ति हो गया, वह बाजार तक गया। दोनों को वाक्य में अंतर है। तो क्रिया विशेषण और संबंध में आपने देखा कि के, का, से हट जाती है, बाकी सेंटेंस में थोड़ी चेंज आ जाती है। तो यही परिभाषा कहती है कि संज्ञा सर्वनाम के साथ मिल लगाकर उसका संबंध अगर एक दूसरे वाक्यों के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। अगर नहीं जोड़ते हैं तो क्रिया विशेषण हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या मैंने पहले ही बोला था, इसको वाक्यांशों तथा वाक्य को जोड़ता है। यानी डेफिनेशन को देखते हैं, कह रहा है जो अवयव दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर क्या जोड़ा उसने, यह वह अव्यय है जो दो शब्द को जोड़ता है, प्लस वाक्यांशों को भी जोड़ता है तथा वाक्यों को भी जोड़ता है, इसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक का मतलब ही है कि इसका एक दूसरे से जोड़ना। तो जैसे मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। जैसे कह रहा है कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, एक वाक्य हो गया। दूसरा बीच में लेकिन आ रहा है, लेकिन दूसरा वाक्य क्या है, उसी में जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, वह अभी तक नहीं आया है। सोचिए, यही है दो वाक्यांशों तथा वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ता है। ऐसे वाक्य को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मेहनत करो ताकि मनचाहे कॉलेज में दाखिला मिल जाए। दाखिला का मतलब एडमिशन। मेहनत करो ताकि मनचाहे कॉलेज में दाखिला मिल जाए। दो सेंटेंस है। अब यहाँ वाक्य तो नहीं है मेहनत करो, हमने इसलिए दोनों वाक्य को लिया। मेहनत करो क्या है, शब्द, लेकिन मनचाहे कॉलेज में दाखिला मिल जाए ये तो वाक्य है। तो डेफिनेशन हमको क्या कह रहा है, दो शब्दों, यहाँ दो शब्द को भी जोड़ रहा है, वाक्यांशों को भी जोड़ता है तथा वाक्यों को भी जोड़ता है। उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। क्लियर है। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। फर्स्ट है
समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आइए देखते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। ऐसे अवयव जो दो या दो से अधिक समान शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं। ये डेफिनेशन से ही आया है, कुछ है नहीं। समानाधिकरण मतलब तोड़ेंगे तो समान प्लस अधिकरण हो जाएगा। तो एक यह कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक समान शब्द, समान मतलब बराबर, ऐसे ही शब्द जो हो उसको वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मेरे पिताजी हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और रूसी बोलना जानते हैं। और क्या हो गया, यहाँ जोड़ रहा है एक दूसरे को। अगर ऐसा और नहीं होता तो क्या लिखते, मेरे पिताजी हिंदी, अंग्रेजी, तमिल। लास्ट में हम जब 3 कॉमा के साथ लिखते हैं और लास्ट वाला शब्द जो है जब भी हम ख़त्म होने लगता है तो उसके साथ क्या डालते हैं, और रूसी बोलना जानते हैं। यही है एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपका जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक नहीं कहलाएगा। इसी से पता चलता है कि हम अक्सर सेंटेंस में हम लिखते हैं गांधी जी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। जब आप अनुच्छेद लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे? बिल्कुल नहीं। गांधी जी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। एवं जो हो गया यही है समानाधिकरण, यानी दोनों बराबर है। गांधी जी सत्य हैं और अहिंसा के पुजारी थे, तो दोनों इक्वल है, एक ही जैसा सेंटेंस है। अगर गांधी जी सत्य भी हैं तो वो अहिंसा के पुजारी भी थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ बीच में एवं और का प्रयोग करेंगे। थर्ड ले लेते हैं उदाहरण। वाणी बहुत बुद्धिमान है परंतु बहुत आलसी भी है। 2 वाक्य को जोड़ा किसने? परंतु ने। ऐसे वाक्य को हम समानाधिकरण कहते हैं। अब समानाधिकरण के समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। क संयोजक, जो समुच्चय बोधक शब्द 2 वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है उसे संयोजक कहते हैं। जैसे रचना ने पुस्तक खरीदी और मैंने पत्रिका खरीदी, यानी 2 सेंटेंस को जोड़ा, इसी में से है, इसका कोई वो नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं बता रही हूँ, लेकिन इसी में से आपको पढ़ना, इसको याद नहीं करना है। ख विकल्प, जो समुच्चय बोधक शब्द 2 वाक्यांशों में विकल्प दर्शाते हैं उसे हम कहते हैं विकल्प विशेषण। जैसे पढ़ो और सो जाओ, पढ़ो या सो जाओ, गृह कार्य पूरा करो नहीं तो सजा मिलेगी। एक विकल्प है, ऑप्शन है। विकल्प मतलब ऑप्शन। इस प्रकार में अथवा, या, परंतु, पर, ऐसे ऑप्शन जैसे विकल्प को हम विकल्प बोधक कहते हैं। नेक्स्ट है विरोधवाचक। विरोधवाचक का मतलब होता है विभाजन, विरोध करना, किसी भी चीज़ में इसको विरोध करना। जो डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो समुच्चय बोधक शब्द पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं उन्हें विरोधवाचक कहा जाता है। जैसे मैं बाजार गया पर पुस्तक नहीं मिली। क्या कह रहा है, मैं बाजार गया तो था बट पुस्तक हमें नहीं मिली। इस वाक्य में एक ऐसा लग रहा है कि दोनों में विभाजित हो रहा है, दोनों में विरोध हो रहा है। किसान ने परिश्रम किया मगर अच्छी फसल नहीं हुई। मेहनत तो किसान ने बहुत किया लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। यानी एक दूसरे से ऐसा वाक्य में पढ़ने से हमको लगता है कि एक विरोधावाचक हो रही है, यानी कार्य में जो भी है इसका अर्थ जो है वाक्य में विरोध प्रकट हो रही है। जैसे इस प्रकार हैं पर, परंतु, किंतु, लेकिन आदि, ये सब विरोधवाचक के उदाहरण हैं। 4th है घ परिमाणवाचक। परिमाण, जो समुच्चय बोधक शब्द एक वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करता है उन्हें परिणामवाचक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ परिमाण नहीं है, परिणाम है। परिमाण मतलब नापा तौला हो जाता,
मेहनत किया पूरी वर्ष, तो इसका हमको परिणाम आया। तो जल्दी चलो ताकि समय पर घर पहुंच सके। तो ये कुछ परिणाम वाचक जो है ऐसे ही जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो कुछ परिणाम वाचक इस प्रकार हैं, जैसे अन्यथा, नहीं, तो, इस टाइप से ये हो गया परिणाम वाचक। परिणाम वाचक का मतलब होता है फल, किसी भी चीज़ का मेहनत का फल। नेक्स्ट है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो अवयव शब्द एक से या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों के प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं घर से निकली ही थी कि वर्षा होने लगी, इसमें की है। अगर ऐसा सेंटेंस हम पढ़ेंगे कि मैं घर से निकली ही थी वर्षा होने लगी, ऐसा सेंटेंस पढ़ने में वाक्य में सूटेबल नहीं लग रहा है, तो क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहता है कि एक दूसरे से अधिक शब्दों आश्रित है। यानी जो पहला वाक्य जो है मैं घर से निकली थी और किस पे आश्रित है, कि वर्षा होने लगी। यानी उपवाक्यों मतलब जो पहला वाक्य है उसको प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं, उन्हें हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अगर तुम मुझसे कहते तो मैं अवश्य चलता। अगर तुम मुझसे कहते तो ना मैं अवश्य चलता। तो ये दोनों वाक्य है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसीलिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब दूसरा हो गया। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। क कारणवाचक, ख संकेतवाचक, ग स्वरूपवाचक, घ उद्देश्यवाचक। कारणवाचक फटाफट पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है। जिस समुच्चय बोधक शब्द द्वारा वाक्यों में कार्य के कारण का बोध हो वह शब्द कारणवाचक कहलाता है। जिस समुच्चय बोधक शब्द द्वारा वाक्यों में कार्य का, किसी भी कार्य मतलब काम के कारण का बोध हो उसे हम कारणवाचक कहते हैं। जैसे वह बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया, तुमने पहली बार झूठ बोला है अतः तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो इसमें कोई कार्य हो रहा है इसलिए हम कारणवाचक कहते हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक। संकेतवाचक पता ही है, इंडिकेट करना। जो समुच्चय बोधक शब्द किसी संकेत की शर्त की ओर संकेत करता है उसे संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे यदि कल छुट्टी हुई तो हम सर्कस देखने जाएंगे। ग है स्वरूपवाचक। जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है उसे स्वरूपवाचक कहलाता है। जैसे सार्थक हंस रहा है अर्थात वह पार्टी में आएगा। एक होता है ना, जब मैं बात करती हूँ तो उस किसी के फेस में स्माइल आ रही है तो इसका मतलब है उसमें एक डाउट हो जाता है कि ये लगता है कि हंस रहा है, इसका मतलब है कि ये जाएगा, यह काम पूरा हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द में यानी पहले शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी साफ उससे जो हंस रहा है उससे पता चलता है कि यह जाएगा, तो ऐसे वाक्यों को स्वरूपवाचक कहते हैं। घ है उद्देश्यवाचक। उद्देश्य तो पता ही होगा कि किसी खास पर्पस से, उद्देश्य से। जिस समुच्चय बोधक द्वारा किसी कार्य को करने के उद्देश्य का बोध हो उसे हम उद्देश्यवाचक कहते हैं। जैसे पापा आज जल्दी घर आना जिससे हम घूमने जा सके। एक उद्देश्य है कि पापा आज घर आएंगे तो हम घूमने जाएंगे। बच्चों पहले शांत हो जाओ ताकि मेरी बात को सुन सको। जब पढ़ा रहे होते हैं तो ध्यान से सुनते नहीं हैं और बाद में बोलते हैं कि आपने पढ़ाया ही नहीं, तो कहते हैं बच्चे पहले शांत हो जाओ ताकि तुम मेरी बात को सुन सको। तो एक उद्देश्य मिल रहा है, इसे ही उद्देश्यवाचक कहते हैं। फोर्थ है विस्मयादि बोधक। तो इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक बहुत ईजी है, मैं जैसा पहली क्लास में बोलूँ। जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय
आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक का चिन्ह पहले ही बोलते हैं कि सबसे शुरू में शब्द के आगे लास्ट में एक डंडी के नीचे पॉइंट जो होता है उसे हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह का संकेत हमें करता है। जैसे आह कितने सुंदर फूल हैं, आह के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। शाबाश विस्मयादि बोधक का चिन्ह, बहुत अच्छी कविता लिखी है। ऐसे वाक्यों में विस्मयादि बोधक लगते हैं। विस्मयादि बोधक के भेद हैं हर्षसूचक, वाह, शाबाश, आहा। विस्मय सूचक अरे क्या, पीड़ा शोक सूचक हाय, उफ, आह, ओह। घृणा सूचक छी, छी, थू, थू। ऐसे वाक्य जो है। 5वां स्वीकृति सूचक ठीक, अच्छा, हाँ। 6 चेतावनी सूचक खबरदार, विस्मयादि बोधक का चिन्ह। सावधान, होशियार, विस्मयादि बोधक का चिन्ह। नंबर 7 आशीर्वाद सूचक दीर्घ आयु हो, जीते रहो, उसके आगे विस्मयादि बोधक लगता है। 8वां अभिवादन सूचक राम राम, चरण स्पर्श, नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, विस्मयादि बोधक का चिन्ह। 9th है संबोधन सूचक ए, अरे, हे। 10th है अनुमोदन सूचक ठीक, अच्छा, हाँ। इसके आगे विस्मयादि बोधक का अगर चिन्ह हो तो पता चल। ऐसे शब्दों में विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। 5th है निपात, लास्ट। निपात किसे कहते हैं? जो अव्यय किसी शब्द को बल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निपात कहते हैं। क्या कह रहा है? जो अव्यय किसी शब्द को बल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी किसी बल पे एक फोकस दे रहा। निपात का अर्थ ही होता है कि शब्द पर बल पड़ना। तो वाक्य के जिस शब्द में निपात का प्रयोग किया जाता है उस शब्द को जो बल मिलता है, साथ में वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन, ऐसा नहीं कि बल पड़ रहा लेकिन उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है, ऐसे वाक्य को हम निपात कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं, मुझे राम ने ही यह समाचार दिया था। क्या कह रहा है? मुझे राम ने ही पर क्या है? फोकस पड़ रहा है ना, बल पड़ रहा है ना। यह समाचार दिया था, मुझे ही राम ने यह समाचार दिया था। तो ऐसे वाक्य में जहाँ बल पड़े उसे हम निपात कहते हैं। तो कौन ऐसे शब्द होते हैं जिसमें बल पड़ता है? तो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे ही, भी, तो, तक, भर, केवल, न। ऐसे शब्द आदि, ऐसे शब्दों में जो बल पड़ रहा है उसे हम निपात कहते हैं। अक्सर ऐसे जो शब्द एग्जाम्पल है उसमें हम इसमें बल पड़ता है, ऐसे ही शब्दों को हम निपात कहते हैं। क्लियर है? तो सारे हम लोग पढ़ चुके, थोड़ी लेंदी हो गई, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। सबको घर जाकर एक बार रीड करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। हम लोग पढ़ेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसी से रिलेटेड, इसी चैप्टर से। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में पढ़कर आइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।